शाम जिनकी नए झगड़ों में फसादों में कटी, रात बस खुदकुशी करने के इरादों में कटी, ऐसे कमबख्तों को मरने से बचा लूं तो हंसूं। भारत में रहना है तो भारत से प्यार करो, नहीं इस भारत से मुख मोड़ जाइए। जिस मुल्क के रिवाज रीति नीति हो पसंद, उस मुल्क से ही नेज नाता जोड़ जाइए। एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया, एक राजा ने मांग भरी फिर मेरा मस्तक फोड़ दिया। 5 साल वाला गठबंधन 10 महीने में तोड़ दिया। सुलझा विवाद श्री राम जन्मभूमि वाला, बन रहा मंदिर है जय सिया राम की। नाच नर नारी झूम धरती को चूम चूम, देवगण बोले जय जय अयोध्या धाम की। तुमने गोकुल की गोपियों से अगर क्या बात है। प्रेम का व्याकरण पढ़ा, फर्क नहीं होता है राजा और भिखारी में, दोनों की सांसें काटी हैं समय की तेज कटारी ने। भारत के नौजवानों भारती पुकारती है, भेदभाव छोड़कर साथ साथ आइए। गाँव पे लगी है फिर भारती की लाज, आज सिंहनाद कर सोए राष्ट्र को जगाइए। दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण शुक्ल आपको प्रणाम करता हूं। सतमौला कवियों की चौपाल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। बोली मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूं, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमौला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। सतमौला celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमौला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमौला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमौला नमकीन, सतमौला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमौला नमकीन। नमस्कार, सतमौला कवियों की चौपाल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। सतमौला कवियों की चौपाल आपकी अपनी चौपाल। सतमौला कवियों की चौपाल में आज बहुत ही हर्ष का विषय है, आनंद मंगल का विषय है कि आज हमारे एपिसोड में पधार रहे हैं देश की प्रमुख विभूतियां, जिसमें से हमारे बीच में उपस्थित है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार, और वर्तमान में आप विधायक हैं, राजनेता हैं और बहुत बड़े साहित्यकार हैं। हमारे साथ उपस्थित हैं आज सतमौला कवियों की चौपाल में देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री अल्पना सुहासिनी जी। अल्पना सुहासिनी जी, आप देश की लब्ध प्रतिष्ठित कवित्री होने के साथ साथ हरियाणवी फिल्मों की आप सुप्रसिद्ध लीड रोल निभाने वाली आप बहुत सफल नायिका हैं। जोरदार तालियों के साथ हम उनका स्वागत करें। अल्पना सुहासिनी हमारे बीच में उपस्थित हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार श्री राम अवतार बैरवा जी। राम अवतार बैरवा जी, काफ़ी समय से आप गज़लें लिख रहे हैं, गज़लें मंचों पे जाते हैं। मैं ऐसे चर्चित गज़लकार का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब मैं उनसे मिलवाने जा रहा हूं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग कवि, जिनका मेरा नाता कम से कम 30 वर्षों से भी पूर्व है, यानी कि हम युवा वय के साथी हैं। और उस समय महेंद्र अजनबी जी भी और हम भी अपने जुल्फें झटका के चला करते थे, जैसे फिल्म अभिनेत्री कमर मटका के चलती हैं, हम जुल्फे झटका के चला करते थे। उस टाइम के साथी महेंद्र अजनबी जी हमारे बीच में, जहाँ जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं। हमारे बीच में देश के चर्चित लाडले गीतकार, छंद और मुक्तक के राजकुमार, आप बहुत एक सिद्ध हस्ताक्षर हैं, युवा कवि हैं, चेतन नितिन खरे जी। जोरदार ताली के साथ हम उनका स्वागत करते हैं।
सतमोला कवियों की चौपाल में हम प्रारंभ करने जा रहे हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित हास्य व्यंग हस्ताक्षर, जिन्होंने अनेक अपनी रचनाओं के द्वारा समाज की समस्याओं को हास्य कविताओं के माध्यम से उठाया और उसका अपनी जब समापन करते हैं तो उसका रचना अपने समापन में उसका समाधान भी देते हैं समापन में। तो ऐसे चुटीले साहित्यकार हास्य कवि महेंद्र अजनबी जी का हम जोरदार ताली का स्वागत करते हैं। तो वो हो जाता है, वो बिल्कुल सच्चा किस्सा बता रहा हूँ। हमारे पड़ोस में कवि सम्मेलन चल रहा था, एक नए कवि खड़े हुए, आते ही उन्होंने कविता की एक लाइन पढ़ी, बोले मेरी मम्मी ने कुत्ते का एक पिल्ला पाला। तभी श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बिल्कुल सच्चा किस्सा है, श्रोताओं में से एक खड़ा हुआ, बोले और उसे मंच पर छोड़ दिया। हालांकि हंसने की बात नहीं है, कविता मैंने नहीं सुनाई थी, किसी और ही कवि ने। इस तरह की घटनाएं अक्सर घटती रहती हैं। हमारे एक गीतकार गीत पढ़ने खड़े हुए, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे। पब्लिक में से एक आदमी खड़ा हो गया, बोले भैया ये बता दे फिर कहाँ रहेंगे जब सारी चीज़ें बेच दोगे। और अभी तो मैं पिछले दिनों जेल में गया, अब गलत अर्थ मत निकालना है इसका। वहाँ कवि सम्मेलन था और बहुत बारीक बात आप तक पहुँचा रहा हूँ। जेलर महोदय ने कवि सम्मेलन करवाया था और ये सोच के करवाया था कि शायद कैदियों की सज़ा में थोड़ी बहुत कमी रह गई है। बोले इसलिए ने सबको कविताएं सुनवाई जाएं। अच्छा, नीचे सारे कैदी बैठे हुए लाइन लगाए हुए, एक कवि आए वीर रस के थे, बड़ी जोर से चीखते हुए बोले आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता, आदमी यूं हालातों में जकड़ा ना जाता। नीचे एक चोर कैदी बैठा था, बोला भैया कुत्ते की पूंछ न दबती तो मैं पकड़ा ना जाता। क्या बात। हमें तो हुआ क्या, देखो आप लोग बड़े मन से, कवि बहुत संवेदनशील होता है, उसे कोई ठीक से नहीं सुने बुरा लगता है, ठीक से सुने भी नहीं साथ में हूट कर दे, भाई साहब उस पर बहुत असर पड़ता है। हाँ, उसके दिल पे असर पड़ सकता है, उसके दिमाग पे असर पड़ सकता है। नहीं, हंसने की बात, मेरे साथ एक जगह ऐसा हो चुका, पब्लिक ने मुझे इतनी बुरी तरह से हूट किया, इतनी बुरी तरह से हूट किया, सीधा असर मेरे दिमाग पे पड़ा, मेरी याददाश्त चली गई, मुझे भूलने की बीमारी लग गई। अभी मैं कुछ कह रहा था यहाँ पे। तो जब मुझे भूलने की बीमारी लगी तब मैंने एक कविता लिखी, वो कविता आप तक पहुँचा रहा हूँ कि एक कवि सम्मेलन में श्रोताओं ने इस कदर हूट कर डाला कि हादसे से मेरी यादों का निकल गया दिवाला। तब से बिना निमंत्रण के ही हर प्रोग्राम में पहुंच जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता हूं। हालत इतनी खराब है, जहां भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर घुस जाता। आज भी स्टूडियो में इसीलिए जहाँ भी लोगों की भीड़ जुटी दिखती है कवि सम्मेलन समझकर। कभी तो अपने स्कूल जाकर बच्चों को कविताएं सुनाने लगता हूँ, कभी मंच से ही श्रोताओं को हिस्ट्री पढ़ाने लगता हूँ। एक बार तो गजब बड़ा कर दिया, जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। जो श्रोता लेट आए थे मैंने उन्हें कुर्सी पर ही खड़ा कर दिया। अपने बिगड़े हालात का ज़्यादा बयान क्या करना है, मुझे यह भी ध्यान नहीं रह पाता कि कितनी देर पढ़ना है। एक जगह तो मैं पढ़ता गया 1 घंटा 1.5 घंटा, श्रोता बोर हो गए। मैंने बाद में सबसे माफ़ी मांग ली, मैंने कहा माफ़ करना दोस्तों, आज मेरे हाथ में घड़ी नहीं थी। एक श्रोता खड़ा होकर बोला पीछे कैलेंडर लगा हुआ था, वही देख ले। मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता कितनी देर पढ़ना है। बात हो गई है काबिले गौर की, मुझे ये भी ध्यान नहीं रह पाता अपनी ही पढ़ रहा हूँ या किसी और की। पूरे दिमाग में हेरा फेरी है कि जब कोई और पढ़ता है और जमता है तब लगता है यार ये कविता तो मेरी। एक जगह मैंने जेब से कागज निकाल कर पढ़ना शुरू किया, 5 किलो आटा, आधा किलो नमक टाटा। एक श्रोता खड़ा हो गया करके हाय, बोले हद हो गई है डिसिप्लिन के अनुशासन की, कविता सुना रहे या लिस्ट अपने घर के राशन की। और अगली पंक्ति पर आपकी तालियां चाहता हूँ। दूसरा श्रोता बोला इसे ही सुनाए जाओ, वाह वाह इरशाद इरशाद, घर पर और क्या क्या ले जाना हम सब भी कर लेंगे यार। वैसे मियाँ आप किस फ्रेम में है, ऐसी है कि कविता तो हम सबकी जेब में। क्या बात। घर वाले भी मुझसे कुछ नहीं कहते हैं, क्योंकि मैंने एक दिन अपनी पत्नी से पूछ लिया था ये घर में महेंद्र अजनबी कौन है जिसके रोज रोज फोन आते रहते हैं। दाढ़ी बनाने के बाद एक बार तो और भी गजब कर दिया, जब मैंने अपनी पत्नी से पूछा ये आईने में आदमी कौन था जिसकी मैं इतनी बढ़िया शेव कर गया। रात को सोते समय और भी लफड़े में रहता हूँ। मेरा कुत्ता तो आराम से बिस्तर पर सोता है, मैं पलंग के नीचे कूकू करता है।
कुछ समझ नहीं पाता हूँ, पत्नी पुचकारते हुए उसे बुलाती है, 2 मिलाते हुए मैं पहुंच जाता हूँ। फुर्ती का ऐसा प्रमाण देता हूँ, वो रोटी उसे डालती है, पहले मैं लपक लेता हूँ। सवाल खड़े हो गए हैं रोज अनबुझे, मुझे यही पता नहीं लग पा रहा है भूलने की बीमारी मेरे कुत्ते को लगी है या मुझे है। और मित्रों, भूलने का आलम यह है, तेल हाथ में लिया सर पे मलना भूल गए, कुर्सी पर बैठे उठना भूल गए, चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए। और भूलने पर बहुत नई बात कहने जा रहा हूँ, फिर आप सभी का आशीर्वाद चाहता हूँ। चौराहे पर खड़े हुए चलना भूल गए, और दोस्तों गंजे भी इसलिए हो गए क्योंकि मेरे सर के बाल उगना भूल गए। क्या बात है। पत्नी बोली एक बार, मेरे भरतार हेल्प करा दो, गीले कपड़े ऊपर फैला दो। ऊपर जाते ही दिमाग भटक गया, मैंने कपड़े तो चारपाई पर पट के खुद तार पर लटक गया। टूट गई टांग, डॉक्टर आया, पलस्तर चढ़ाया, डॉक्टर भी था होशियार, भुलक्कड़ों का सरदार, गजब ही ढा दिया, टूटी दाई टांग थी, पलस्तर बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और मित्रों, भूलने पर इससे बड़ी बात कोई कह नहीं सकता जो मैं कहने जा रहा हूँ। मैं क्या कहने जा रहा था ये तो भूल लेकिन मित्रों, मेरे भूलने पर ज्यादा मत जाइए, कविता समाप्त हो गई है, तालियां। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन दोस्तों, कविता तो शुरू होती है अब। मैं ही नहीं, ये सारे कवि, आप और हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं। हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। क्या बात है। हम सब न जाने किन ख्यालों में झूले हुए हैं, हम सभी कुछ न कुछ भूले हुए हैं। हम भूल गए हैं आपस का प्यार, हम भूल गए हैं मेहमान का सत्कार, आए दिन टूटने वाले घर बार, हम भूल गए हैं संयुक्त परिवार। और बता रहा हूं आपको, घर घर का संताप, पत्नी आते ही लोग भूल जाते हैं माँ बाप, लोग भूल जाते हैं किसी का एहसान, लोग भूल जाते हैं अपना दीनो ईमान, लोग भूल जाते हैं बीमार माँ की दवा। हम सब भूल चुके गांव की ताजा हवा, और हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी। क्या बात। हाय रे टीवी की ऐसी रवानी, बच्चे सब भूल चले दादी नानी की कहानी। राजनीति के हो चले खौफनाक इरादे, नेता जीतते ही भूल गए अपने किए वादे। नफरत का चढ़ चुका ऐसा जुनून है, हम सब भूल गए कि सबका एक जैसा खून है। और दोस्तों, कहने को अब कुछ भी नहीं है शेष। भूलों की इस भूल भुलैया में हम सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। क्या बहुत सब भूलते जा रहे हैं अपना देश। अल्पना सुहासिनी जी का, जैसे मैंने बताया, बहुत ही श्रेष्ठ कवित्री हैं, और उनको कविता के लिए प्रस्तुत करूं, निवेदन करूं, क्योंकि वो एक कवित्री होने के साथ साथ आप गीतकार हैं, कवित्री हैं, और आप, सबसे बड़ी बात है कि आज फिल्मों की आप सफलतम अभिनेत्री हैं। ये आपको हार्दिक बधाई। तो एक गजल आप सभी के सामने रखती हूँ, देखिएगा। इसका मतलब कुछ यूं हुआ है कि हमको इतनी आस बहुत है, हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है। वाह। हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास बहुत है, और एक दिन दुनिया अपनी होगी। एक दिन, प्रवीण जी आपको समर्पित, आपके चैनल को समर्पित करती हूँ कि एक दिन दुनिया अपनी होगी, मन में ये विश्वास बहुत है। बहुत अच्छा, बहुत एक दिन दुनिया अपनी होगी, मन में ये विश्वास बहुत है। और बेशक जग बैरी हो जाए, बेशक जग बैरी हो जाए, अपनों का एहसास बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत। बेशक जग बैरी हो जाए, अपनों का एहसास बहुत है। और मजहब के सब झगड़े छोड़ो, मजहब के सब झगड़े छोड़ो, रब का तो आभास बहुत है। बहुत अच्छे, बहुत। मजहब के सब झगड़े छोड़ो, रब का तो आभास बहुत है। और घना अंधेरा देख हटाकर, घना अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। घना अंधेरा देख हटाकर, जीवन में उल्लास बहुत है। और इस शेर पर खास तौर पर ध्यान चाहूंगी कि बांट सको तो खुशियां बांटो, बांट सको तो खुशियां बांटो, गम तो सबके पास बहुत। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया कि बांट सको तो खुशियां बांटो,
गम तो सबके पास बहुत है और नहीं जरूरत आडंबर की, नहीं जरूरत आडंबर की, मन का ही सन्यास बहुत है। क्या बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं जरूरत आडंबर की, बहुत अच्छे, मन का ही सन्यास बहुत है, हमको इतनी आस बहुत है, अंतर मन में प्यास। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। अल्पना सुहासिनी जी, सुप्रसिद्ध अभिनेत्री और कवित्री, मैं बड़ा साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ मैं एक चीज़ बात बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप अभिनय क्षेत्र से हैं, मैं भी फिल्म क्षेत्र से थोड़ा सा संबंध रखता हूँ। अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूँ वह होते हैं देश के लब्ध प्रतिष्ठित चर्चित गजलकार। आप कई युवा कवियों के मेंटर हैं, आप कई लोगों के प्रेरक हैं। ऐसे प्रेरक व्यक्तित्व से मैं आपको रूबरू कराता हूँ, उनकी चर्चित गज़लों से, और मैं बड़े ही सम्मान के साथ 2 पंक्तियों के साथ मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूँ, देश के लब्ध प्रतिष्ठित गज़लकार श्री राम अवतार बैरवा जी को। एक जो मेरी बहुत ही प्रिय गज़ल है सुना देता हूँ आप सबके लिए, हम सब गांव के हैं। कि तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती है, तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती है, हवा से लिपटकर टहनियाँ रोती हैं। तोड़कर हाथों की चूड़ियाँ रोती हैं, हवा से लिपटकर टहनियाँ रोती हैं, और कोई बेखबर खाली कर गया मकान, कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। क्या बात। कोई बेखबर खाली कर गया मकान, सामने खुलने वाली खिड़कियां रोती हैं। महेंद्र जी शेर सुनिएगा। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं। कि जाने किस पे आके ठहरा था वक्त, सदियों की नासुलझी पहेलियां रोती हैं, और एक दिन खुद में डूब गया दरिया, एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं। एक दिन खुद में डूब गया दरिया, बेलिबास बड़ी बड़ी मछलियां रोती हैं, और दूर गांव के छोर पे घूंघट में, दूर गांव के छोर पे घूंघट में, हिंदी की छोटी छोटी बोलियां रोती हैं। तोड़कर हाथों की चूड़ियां हवा से लिपटकर। ये थे राम अवतार बैरवा जी, मेरे दिल के कवि, बहुत बढ़िया, चर्चित गजलकार। और मैं आमंत्रित करता हूँ देश के लब्ध प्रतिष्ठित एक मुक्तक, गीत, छंदों के रचयिता, युवा हस्ताक्षर चेतन नितिन खरे। बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम का सफल संचालन कर रहे आदरणीय बड़े भाई प्रवीण आर्या जी को बहुत बहुत बधाई, और सतमोला कवियों के चौपाल के सभी दर्शकों को मेरी ओर से बहुत बहुत प्रणाम। और आइए 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ। आज मुक्तक और गीत के माध्यम से ही अपनी बात करूँगा, कविता करूँगा। सुनिएगा, 4 पंक्तियां आशीर्वाद चाहता हूं। कि बात कड़वी है सुन न पाओगे, बात कड़वी है सुन न पाओगे, पास मेरे नहीं तुम आओगे। बात कड़वी है सुन न पाओगे, पास मेरे नहीं तुम आओगे। झूठ लिखने से बैर मुझको है, सत्य कहने पे रूठ जाओगे। और सुनिएगा 4 पंक्तियां। कि उन्हीं गलियों से तुम निकलते हो, उन्हीं गलियों से तुम निकलते हो, मेरे चिन्हों को देख चलते हो। उन्हीं गलियों से तुम निकलते हो, मेरे चिन्हों को देख चलते हो। दोस्त कहते थे पहले मुझको तुम, अब इतना क्यों बताओ जलते हो, अब इतना क्यों बताओ जलते हो। और हम सभी का नाता कहीं ना कहीं गांव से है। हम ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, छोटे छोटे गांवों से, कस्बों से चलकर महानगर और मेट्रो से जैसे बड़े शहरों में आते हैं। तब 4 पंक्तियां और सुनिएगा।
कि नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी। ये सतमोला कवियों के चौपाल के हर एक दर्शक के लिए है, आपके गांव के लिए, आपकी मिट्टी के लिए पंक्तियां हैं कि नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माव की माटी। क्या बात है। नदी के धार की खुशबू, वृक्ष के छांव की माटी, फागुन चैत भादों क्वार से ले माव की माटी। एक पंक्ति में अगर कह सकूं कुछ बात मैं उसकी, अयोध्या और व्रज जैसी तुम्हारे गांव की, अयोध्या और ब्रज जैसे तुम्हारे गांव की माटी। और गांव के बारे में 4 पंक्ति और सुनिएगा कि डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत, डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। और सूरज जब चढ़ा हो सिर तो पूछो छांव की कीमत, डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। सूरज जब चढ़ा हो सिर तो पूछो छांव की कीमत। और संभालना पंक्तियों को कि सोसाइटियां शहरों की बिकती सबने देखी हैं, सोसाइटियां शहरों की बिकती सबने देखी हैं, लगा पाता नहीं पुरखों के कोई गांव की कीमत, लगा पाता नहीं पुरखों के कोई गांव की कीमत। डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। और अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत, डूबते व्यक्ति से पूछो कि क्या है नाव की कीमत। सूरज जब चढ़ा हो सिर तो पूछो छांव की कीमत। सोसाइटियां शहरों की बिकती सबने देखी हैं, लगा पाता नहीं पुरखों के कोई गांव की कीमत। बढ़िया बढ़िया, वाह 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 वाह, क्या बात। के कोई गांव की कीमत। ये थे चेतन नितिन खरे जी, देश के लब्ध प्रतिष्ठित छंदकार गीतकार। और मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक का बाद। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you. हर पल मस्ती और रंगीन विद सतमोला नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। सतमोला नमकीन डिफरेंट टेस्ट है बेमिसाल, पनीर भुजिया भी कमाल, इसके टेस्ट के सब शौकीन। हाँ सतमोला नमकीन, सतमोला स्वीट्स एंड नमकीन, इससे बेटर है नथिंग। हाँ सतमोला नमकीन। सतमोला कवियों की चौपाल में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। डॉक्टर कुंवर बेचैन जी की पंक्तियों से मैं आज का प्रारंभ करती हूँ। होके मायूस न यूं शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज से निकलते रहिए, एक ही ठाव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए, धीरे धीरे ही सही राह पे चलते रहिए। तो आज हमारे समक्ष हैं नवीन पहल भटनागर जी गाजियाबाद से, मोहन सिंह निर्भीक जी भरतपुर से, डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी गाजियाबाद से, और विजय कौशिक विजय जी गुरु जी शाहदरा से। तो मैं सबसे पहले बुलाना चाहूँगी हमारे बीच फरीदाबाद से आई हुई मधु वशिष्ठ जी को, वो अपना काव्य पाठ करें। मधु वशिष्ठ जी। नमस्कार जी। सतमोला कवियों की चौपाल मंच को नमन, और उसके बाद में अपनी एक कविता आप सब साथियों को नमन करते हुए अपनी एक कविता सुनाना चाहूँगी, कर्मों का फल। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी। उम्मीद नहीं थी राजा दशरथ को कि रानी कैकेयी ऐसा वर भी मांगेगी। उम्मीद नहीं थी राजा दशरथ को रानी कैकेयी ऐसा वर भी मांगेंगी, अपने ही लाडले राम को वह वन में भेजना चाहेंगी। होनहारी है कैसा
राजा दशरथ का मन डोला। अरे रानी फिर से तो सोचो, अरे रानी फिर से तो सोचो, ये तुमने क्या बोला। राजा गिड़गिड़ाते रहे, रानी तो चुप थी। राजा गिड़गिड़ाते रहे, रानी तो चुप खड़ी थी। बस वह तो अपनी एक ही बात पर अड़ी थी। होनहार ने देखो था कैसा जाल बिछाया। भरत शत्रुघ्न भी तो पास में ना थे, उनको भी तो था ननिहाल भिजवाया। साम दाम दंड भेद ये सब अस्त्र राजा ने प्रयोग करे। बोला भरत को राज्य में दे दूंगा, क्यों तू राम से वियोग करे। भाई होनहार को क्या मतलब, होनहार को क्या मतलब, राजा राम बने या कि भरत। काल तो रावण का आया था, काल तो रावण का आया था जिसने श्री राम को वन में बुलाया था। अब इस काल के कुचक्र ने ही तो रानी को भरमाया था। काल अपना काम कर गया, रानी कैकेयी को बदनाम कर गया। सही। पुत्र वियोग में मरना राजा दशरथ की भी तो नियति थी। पुत्र वियोग में मरना राजा दशरथ की भी तो नियति थी। रानी तो व्यर्थ ही कुचक्र में फंस गई, भला उसकी क्या गलती थी। देखकर तो ऐसा ही लगता है ना, देखकर तो ऐसा ही लगता है ना कि कथा यूं ही परिपूर्ण हुई। लेकिन कभी किसी ने सोचा है इसमें अनचाही और अनजाहिनी गलती रानी से कहाँ पर हुई। कभी किसी ने सोचा है कि इसमें अनजानी और अनचाही गलती रानी से कहाँ पर हुई। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और अहंकार, यह सब है नरक के पंथ। इन पर विजय अगर पालोगे तो हो जाओगे संत। होनहार को पता था, होनहार को पता था कि पुत्र भरत को कोई भी विकार छू ही नहीं सकेगा। होनहार को पता था कि पुत्र भरत को कोई भी विकार छू नहीं सकेगा। काल कितना भी भरमाए पर वह कभी भी नहीं डिगेगा। काल कितना भी भरमाए पर वह अपने निश्चय से नहीं डिगेगा। आसान है काबू पाना रानी कैकेयी को, क्योंकि उसका मन तो मोहग्रस्त ही रहेगा। आसान है काबू पाना रानी कैकेयी को, क्योंकि उसका मन तो मोहग्रस्त ही रहेगा। अपने अहंकार के मद में चूर होकर राजा दशरथ ने, अपने अहंकार के मद में चूर होकर राजा दशरथ ने श्रवण कुमार पर था शब्द भेदी बाण चलाया। अरे किस्मत में वह भूल गया था कि वहां की प्रजा की रक्षा का भी तो बीड़ा उसने ही उठाया। बिल्कुल सही। किस्मत में वह भूल गया था। समय बीत गया, कर्म अपना बीज बो गया। बिल्कुल सही। समय बीत गया, कर्म अपना बीज बो गया। समझ तभी आता है जब कर्मों का पेड़ भी बड़ा हो गया। बिल्कुल सही। अब पेड़ लगाया है तो फल भी तो तुम्हारे ही होंगे। अब लगाया है पेड़ तो फल भी तो तुम्हारे ही होंगे। आज नहीं तो कल, आज नहीं तो कल अपनी करनी के फल तुम्हारे सामने आने ही होंगे। काल भी उनको छू सकता नहीं जिनके होते हैं कर्म सही। काल भी उनको छू सकता नहीं जिनके होते हैं कर्म सही। राम राज्य में मंथरा हो सकती है, माना राम राज्य में मंथरा हो सकती है, तो देखो रावण राज्य में भी है विभीषण और मंदोदरी भी वही। बहुत सही, बहुत सही, धन्यवाद बहुत सही, जी, बहुत धन्यवाद सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही पंक्तियाँ। धन्यवाद आदरणीय। अब मैं बुलाना चाहूँगी मोहन सिंह निर्भीक जी को, जो आए हैं भरतपुर से। बहुत बहुत आभार। सतमूला चैनल का गांव और शहरों में क्या अंतर होता है उसकी मैं थोड़ी टिप्पणी आपको करता हूं कि चार दीवारों में जीवन कटता उसको शहर कहा जाता है। चार दीवारों में जीवन कटता उसको शहर कहा जाता है। जहां रिश्तों का दम घुटता उसको शहर कहा जाता है। और माँ बापों को रोटी नहीं, माँ बापों को रोटी नहीं, कुत्ते मर्सिडीज में घूमते हैं, कोई पड़ोस की खबर नहीं रखता, उसको शहर कहा जाता है। उसको शहर कहा जाता है। और गांव क्या है कि कितने ही पड़ाव मिलेंगे ठहरे पीपल की छांव में,
कितने ही पड़ाव मिलेंगे ठहरे पीपल की छांव में, तोता मैना हिरण मिलेंगे मस्ती करते गांव में। और जहां औलादों को पिता के नाम से जाना जाता है, और जहां औलादों को पिता के नाम से जाना जाता है, दुनिया के सारे स्वर्ग मिलेंगे बुजुर्गों के पांव में, दुनिया के सारे स्वर्ग मिलेंगे बुजुर्गों के पांव में। कलम की भूमिका और इतिहास का आईना मैं आपको समर्पित करता हूं कि क्या भूमिका रही है कलम की। कि जब जब राष्ट्र पर आतताई जुल्म हुए, अक्षरों को अंगारे बनाने लगी लेखनी, वीरता का लहू जब बर्फ बनने लगा, तो सोए हुए रक्त को जगाने लगी लेखनी। कि कभी चंद्रवरदाई दिन कर निराला बन, अंधेरों में दीप जलाने लगी लेखनी। एक एक पंक्ति अमर हो गई इतिहास में, शहीदों के बलिदान गिनाने लगी लेखनी, शहीदों के बलिदान गिनाने लगी लेखनी। भारत ने कितने ही आक्रामकताओं, कितने ही आक्रमणों को सहा, कि कितने ही आंधियों से लड़ते रहे हैं हम। नादिर शाह अब्दाली गजनबी आ गए, 17 बार गौरी को हराया पृथ्वीराज ने, जयचंदों के दम पे वही राष्ट्र खा गए। कि झुका नहीं राणा सल्तनती शमशीरों पर, काल बन प्रताप हल्दी घाटी में छा गए। माँ के चरणों में जिसने स्वराज रख दिया, नारी के सम्मान में शिवाजी नाम पा गए, नारी के सम्मान में शिवाजी नाम पा गए। अन्याय और अधर्म को जब ताकत मिलती है, शक्ति मिलती है, तो क्या होता है कि नीच और दुष्ट को जब शक्ति मिल जाती है, तो बानरों की तरह घोंसले गिराता है। कि नीच और दुष्ट को जब शक्ति मिल जाती है, तो बानरों की तरह घोंसले गिराता है। अन्याय और न्याय के सिंहासन पर बैठ लूट खाता है। कि नीच और दुष्ट को जब शक्ति मिल जाती है, तो बानरों की तरह घोंसले गिराता है। न्याय के सिंहासन पर बैठ कर लूट खाता है। कि करते हैं मनमानी भेड़िए हर तरफ, जैसे कोई दानवों का झुंड चढ़ा आता है। और हर युग में मिलेंगे रावण छद्म भेष में, मायावी मारीच द्वारा राम चला जाता है, मायावी मारीच द्वारा राम चला जाता है। प्रतिज्ञा के नाम पर सत्य जब मौन होता है, निष्ठा के नाम पर जब सत्य मौन होता है, तो क्या होता है कि अंधेरे में सूरज का मौन खलता रहेगा। कितने ही भीष्म द्रोण कर्ण मारे जाएंगे, अंधेरे में सूरज का मौन खलता रहेगा। भीष्म द्रोण कर्ण जैसे वीर मारे जाएंगे। विरोध गर ना किया तुमने जटायु वाला, तो मर्यादा के कितने पंख उखाड़े जाएंगे। कि सत्ताओं का भोग तो भोगते रहेंगे चतुर, हमारे आपसी संबंध विंगाड़े जाएंगे। और दृढ़ रहो अड़गे रहो सत्य निष्ठा के प्रति, कितने ही राम घर से निकाले जाएंगे, कितने ही राम घर से निकाले जाएंगे। बहुत सही, बहुत अच्छा। मैंने भी एक व्यंग्य रचना लिखी है इसी पे। मेरे आपने राम की बात की, रावण की बात की। मेरी एक व्यंग्य रचना तो काफ़ी लंबी है। मेरा बस यही कहना है कि राम और रावण में फ़र्क क्या है। दोनों के नाम र से ही हैं। हम राशियों को मानते हैं, हम राशियों को मानते हैं। हम मानते हैं कि दोनों के नाम र से हैं। र से राम है, र से रावण है, स से सीता है, स से शूर्पणखा है, द्रौपदी है, दुर्योधन है। लेकिन मेरी भाषा में, मेरे मान्यता के अनुसार, जो सही वो राम, जो गलत वो रावण। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मध्य आए हुए वशिष्ठ उपाध्याय जी को, जिनका नाम है वामन। बड़ा विचित्र नाम है। ये दिल्ली से हमारे मध्य आए हैं, तो आपका स्वागत है। चलिए, सभी को प्रणाम है और प्रवीण जी का बहुत बहुत आभार। मैं पहली बार अभी कविता पाठ करने आया हूँ आप लोगों के समक्ष। कुछ अगर गलतियाँ हो या त्रुटियाँ हो या जो भी है, भाव अगर ना हो तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूँगा। हम भाव देखेंगे, गलतियाँ नहीं। नहीं, ठीक है। बी पॉजिटिव। माहौल काफ़ी अभी सीरियस चल रहा है, सोच रहा हूँ थोड़ा सा कुछ हल्का फुल्का कर दिया जाए माहौल को। नोक झोंक पत्नी की है। एक दिन मेरी पत्नी बोली, सुन मेरे कोतवाल। एक दिन मेरी पत्नी बोली, सुन मेरे कोतवाल,
मेरी बात नहीं मानी तो कर दूंगी बवाल, कर दूंगी बवाल अगर कोई साथ में आया, याद करेगा कौन घड़ी में किसका साथ निभाया। कबहू नहीं लिपस्टिक पाउडर काजल तेल ले आए, कुर्ता धोती चप्पल पहने मुंह में पान दबाए, मुंह में पान दबाए रोज बाजार को जाएं। जब हम कबहू करी फरमाइश बतिया रोज बनाए, हम घर भीतर चूल्हा फूंकी तुम घूम करो प्रधानी, घर में नहीं चवन्नी आए कहाँ से दाना पानी। एक दिन बांध के घर के अंदर काम कराऊं घर का, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा धोए चला के नलका, और धोए चला के नलका काम कुछ होवत नहीं। तब बोले सरताज समझ कुछ आवत नहीं, मिलकर काम करें दोनों सुख दुख में साथ निभाएंगे। तुम हो मेरी सुरीली मैना मिलकर गाना गाएंगे। आगे चमचागिरी पर तुम समझो मैं समझूं तुमको, जिम्मेदारी ले लो। साथ में दोनों खाना खाएं, साथ में झूला झूलो, साथ में झूला झूलो। पति पत्नी का रिश्ता पक्का, जीवन में हम साथ चले जैसे साइकिल का चक्का, जैसे साइकिल का चक्का। बहुत बहुत बढ़िया। चलिए एक किसान के ऊपर है, एक थोड़ा सा अवधी भाषा का एक गीत है, लिखा है। किसान की अपनी थोड़ी बेबसी भी है, जो भी है। पहनब सोने कई झुलनिया हमई गढ़ाई दा बल मुंह, पहनब सोने कई झुलनिया हमई गढ़ाई दा बल मुंह। पहले कहा कि गेहुआ बेचब पूरा करब सपनवा, तू तो हमारी प्राण पियारी पूरा होए कहनवा। हमहू बतिया मान के बैठे गिन गिन काटे दिनवा, कहिया जा भई संग बजरिया हमें गढ़ाई दा बलमू। पहनब सोने कई झुलनिया हमें गढ़ाई दा बलमू। सही है बेटा, सही लग रहे हो। मेड़बंदी कर पानी भर के, मेड़बंदी कर पानी भर के किए रोपाई धान। अब की इच्छा पूरी होए घर चाहिए भगवान। हरियर खेती देखी देखी के ललचई मोरा मनवा, झुलनी संग में ले बैसरिया हमें कढ़ाई दा बलमू। पहनब सोने कई झूलनिया हमें गढ़ाई दा बलमू। हम घर भीतर रूठ के बैठे आए पियवा जैसे, खेती में कुछ बचई न पावत होई गुजारा कैसे। और भारी मन से पियवा बोले अब ना होए खेती, जाय के कर बहु कहीं जाय के कर बई कहूँ चकरिया हमें गढ़ाई दा बलमू। पहनब सोने कई झूलनिया हमें गढ़ाई दा बलमू। हाथ पकड़ के हंस के बोली तुम ही मोर गहनवा, साज श्रृंगार तबई सोहे जब संग में रहे सजनवा। और अन्न कदनवा हीरा मोती भर के रखब तिजोरिया, दोनों मिल के करब किसनिया हमें गढ़ाई दा बलमू। दोनों मिलके करे किसनिया। बढ़िया, शानदार, दोनों मिलके करे किसनिया। चांद पहुंच गए, लेकिन ये सच्चाई है सर ना, ये भी जरूरी है। तुम पत्नी के साथ बैठे हुए, बहुत बढ़िया बात। ठीक से पहनब सोने के झुलनिया हमें गढ़ाई दा बलमू। हाँ जी, देखो ऐसे पकते। धन्यवाद, धन्यवाद पंडित जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। वामन अवतार की जय। अब मैं बुलाना चाहूँगी आप हम सबके मध्य विजय कौशिक विजय जी को, जो गुरु जी के नाम से हम सबके बीच प्रसिद्ध हैं, जो हमारे बीच हादरा से आए हैं। गुरु जी हम सबके बीच। पहले सभी भाइयों को आदर के साथ, सम्मान के साथ यथायोग्य नमन। आपको नमन। सत्यमोला के लिए आशीष, ये ऐसे प्रोग्राम कराते रहे। मेरा प्रवीण अनुज है, उसके लिए भी आशीष।
मैं माँ पे रचना सुनाऊंगा। पहले 2 लाइन सुनाता हूँ कि पढ़े लिखने वाला कोई और है, लिखवाने वाला कोई और। बंदा तो सिर्फ वक्त जज्बाती दौर है, लिखने वाला कोई और है। किस किस ने था क्या क्या लिखा था, आगे जाने कौन क्या क्या लिखेगा। हसरत भरा वो नाजों का पुलंदा बिका था, आगे भी घर कबाड़ी के बिकेगा। ये सोच तू परेशान क्यों है यहाँ, यह सोच तू परेशान क्यों है यहाँ, तू तो सिर्फ वक्त की एक मोहर है, तू तो सिर्फ वक्त की एक मोहर है, लिखने वाला कोई और है। इसके बाद मैं माँ की रचना सुनाता हूँ। टाइम लूँगा पूरा, सबने काम लिया है। हाँ, होती क्या है पहले ये सुनाता हूँ। माँ पेड़ होती है, बच्चे फूल होते हैं, पर जैसे भी हों वैसे माँ को कबूल होते हैं। माँ पेड़ होती है, बच्चे फूल होते हैं। माँ बच्चों की खातिर माँ बच्चों की खातिर हर मौसम है सहती, दुख दर्द परेशान रहकर भी बम बम है कहती। अरे माँ सत्य होती है, हाँ माँ सत्य होती है, बच्चे भूल होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत पर शानदार। जैसे भी हो वैसे बहुत बढ़िया। माँ को कबूल होते हैं। माँ पेड़ होती है। दूसरा बंद है, माँ ने कितने पतझड़ देखे, ये बच्चे क्या जाने। है माँ ने कितने पतझड़ देखे, ये बच्चे क्या जाने। वो कितने नालायक होते जो माँ को न माँ माने। अरे माँ करुणा होती है, अजी माँ करुणा होती है, बच्चे सूल होते हैं। बहुत बढ़िया। पर जैसे भी हो वैसे माँ को कबूल होते हैं। माँ पेड़ होती है। तीसरा बंद। हाँ, माँ सृष्टि की जननी, माँ देवों की माता, माँ रिद्धि से दिदाता, माँ वेदों की गाथा। हाँ, माँ सृष्टि की जननी, माँ देवों की माता, माँ रिद्धि सिद्धि दाता, माँ वेदों की गाथा। अरे माँ अंबर होती है, अजीमा अंबर होती है, बच्चे तूल होते हैं। पर जैसे भी हो वैसे माँ को कबूल होते हैं। बहुत बढ़िया, माँ बहुत पेड़ शानदार। होती है। चौथा बन। फूल होते हैं। घर सुख वैभव चाहो, ये नसीहत है, सुन लो पंडित जी। तुम शक्ति को जानो, घर सुख वैभव चाहो, तुम शक्ति को जानो। माँ परम प्रेम पूरन, माँ भक्ति को मानो। माँ परम प्रेम पूरन, माँ भक्ति को मानो। अरे माँ सागर होती है, अजीमा सागर होती है, बच्चे भूल होते हैं। पर जैसे भी हो वैसे माँ को कबूल होते हैं। माँ पेड़ होती है, बच्चे फूल होते हैं। एक लास्ट मंत्र। और माँ क्या होती है? हाँ, और माँ मंत्र बड़ा प्यारा, माँ माँ कह कर भज लो। माँ मंत्र बड़ा प्यारा, माँ
कह कर भज लो, माँ पूर्ण प्रेम पीयूष अज चख चख कर रज लो, माँ पूर्ण प्रेम पीयूष अज चख चख कर रज लो। माँ धरती होती है, अरे माँ धरती होती है, बच्चे धूल होते हैं, पर जैसे भी हो वैसे माँ को कबूल होते हैं। माँ पेड़ होती है, बच्चे फूल होते हैं। 2 लाइन सुना के एक बंद सुना के छोड़ता हूँ माँ की ही। माँ होती तो है, ये तो मैंने बता दी, पर क्या नहीं होता। हाँ बेटा टाइम है मेरे पास, 2 मिनट। माँ की सेवा हर किसी को है मिलती नहीं, क्यों पंडित जी? माँ की सेवा हर किसी को है मिलती नहीं, हर कली बन के फूल है खिलती नहीं। किस्मत अपनी अपनी होती है यारो, किस्मत अपनी अपनी होती है यारो। माँ होती है सबकी, सबको मिलती नहीं। माँ की सेवा, इसका पहला बंद कि वो घर है जहन्नुम देखो इस जहां में, जो रहते नहीं माँ की पनाह में, और पनाह माँ की सबको है झिलती नहीं। हर कली बन के फूल है खिलती नहीं। माँ होती है सबकी, सबको मिलती नहीं। दूसरा मंत्र क्या कहता है, तो हमें क्या करना चाहिए? हाँ वो खुश है अभी जिनकी माँ जिंदा है, कि साक्षात माए त्रिदेव नुमाइंदा है। वो खुश है अभी जिनकी माए जिंदा है, साक्षात माए त्रिदेव नुमाइंदा है। और माँ के आगे होती किसी की है कोई गिनती नहीं। हर कली बन के फूल है खिलती नहीं। अंतिम बंद कहता हूँ, तो हमें करना क्या है कि अब अपने अपने घर और खुद को देखो। हम क्या कर रहे हैं अपने माओ के साथ नसीहत के लिए, कि अब अपने अपने घर और खुद को देखो। माँ परम पद परम बुध को देखो। माँ माँ होती है, माँ की उपमा है मिलती नहीं। हर कली बन के फूल है खिलती नहीं। आखिरी संबंध कि विजय कौशिक विजय सदा माँ का परवाना रहा। विजय कौशिक विजय सदा माँ का परवाना रहा। माँ के प्यारे काजी वो सदा दीवाना रहा। और माँ से बढ़कर कृपा जग में है कोई मिलती नहीं। माँ की सेवा हर किसी को है मिलती नहीं। इन्हीं शब्दों के साथ सभी भाइयों को राम राम, और कवियों की शतमोला चौपाल को आशीष के साथ अपने अनुज प्रवीण आर्य को, मैं इनके पिताश्री का शिष्य हूँ। जगदीश आर्य जी मेरे गुरु थे। आज 20 साल बाद करीब मैं यहाँ आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ सभी आपको नमन करते हुए पुनः वाणी को राम। बोलो जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत शानदार कविता आपने ही साथ नहीं देना था। बहुत शानदार, बहुत शानदार। इसके शब्द देखो, बहुत उन्होंने वहाँ पे सुना। बुलाना चाहूँगी नवीन पहल भटनागर जी गाजियाबाद से। धन्यवाद। चंद पंक्तियों से शुरुआत करता हूँ। स्वागत है। कि फुर्सत तो है फुर्सत के पल नहीं, हसरत तो है हसरतों के हल नहीं। यूं ही दौड़ रहे हैं हम दुनिया की भीड़ में,
बेमानी तो है लेकिन बसर नहीं। जानता हूँ एक दिन मिट जाएंगे कदमों के भी निशान। जानता हूँ एक दिन मिट जाएंगे कदमों के भी निशान। बेमानी तो है लेकिन फिर भी बसर नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनी कविता पर आता हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है तलाश। आज के इस परिवेश में कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, आपकी दाद चाहूँगा जहाँ जहाँ आपको अच्छा लगे। शुरुआत करता हूँ कि ढूंढता है आदमी कुछ वजह फिजूल सी, जिंदगी जुनून सी, तलाश है सुकून की। जोड़ने की होड़ सी, पीछे छोड़ने की दौड़ सी, मैं ही मैं की धुन यहाँ बज रही गली गली। मैं ही मैं की धुन यहाँ बज रही गली गली। है सामान शौक के खूब इस बाज़ार में, है सामान शौक के खूब इस बाज़ार में, नकद चाहें खरीद ले मिल रहे उधार में। और आदमी को चाहिए क्या, आदमी को चाहिए क्या, खुद उसे पता नहीं। मखमली हैं बिस्तरे और नींद है बेजार सी, मखमली हैं बिस्तरे और नींद है बेजार सी। और आगे देखिएगा कि 56 भोग यहाँ सज रहे, ढोल ताशे बज रहे। 56 भोग यहाँ सज रहे, ढोल ताशे बज रहे। किसी भी पार्टी में जाइए देखिएगा बहुत सारे पकवान हैं, गीत संगीत बज रहा है, तो उस पर लिखा है कि 56 भोग यहाँ सज रहे, ढोल ताशे बज रहे, जिसे भी आज देखिए दिखावटों पे मर रहे। तो जुबां के जायके यहाँ जिगर के बहुत पास हैं, जुबां के जायके यहाँ जिगर के बहुत पास हैं। और इसलिए हकीम वैद सब के लिए दोस्त बहुत खास हैं। बहुत बढ़िया। खून मीठे हो रहे, जिगर में दर्द सो रहे। खून मीठे हो रहे, जिगर में दर्द सो रहे। आप सभी जानते हैं कि भारत जो है बीपी और हृदय रोग और शुगर की बीमारियों से त्रस्त है और दुनिया की कैपिटल बनता जा रहा है। तो उस पर लिखा है कि खून मीठे हो रहे, जिगर में दर्द सो रहे, जुबां पे रख के चाशनी फिर भी जहर बो रहे। हम जा रहे हैं चांद पे, हम जा रहे हैं चांद पे, तरक्की खूब हो रही। हम जा रहे हैं चांद पे, तरक्की खूब हो रही, दिलों के रास्ते मगर अभी तलक मिले नहीं। और अगली पंक्तियां हैं, आजकल इंटरनेट का ज़माना है तो उस पर लिखा है कि नया ये अजब दौर है, नया ये अजब दौर है, दुनिया के नए तौर हैं, घर में बात हो ना हो, नेट पे पूरा जोर है। आगे पेश करता हूँ कि इश्क इश्क फ़कत खेल है, जिस्मों का फ़कत मेल है। इश्क यहाँ खेल है, जिस्मों का फ़कत मेल है, और फैशनों के दौर में रंगे वफ़ा बेमेल है, रंगे वफ़ा बेमेल है। और आखिरी बंद पेश करता हूँ कि पहल तू क्या है सोचता, पहल तू क्या है सोचता, क्यों तुझे पता नहीं, मतलबों का दौर है, रिश्तों में अब वफ़ा नहीं, मतलबों का दौर है, रिश्तों में अब वफ़ा नहीं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया। रिश्तों में अब वफ़ा नहीं, रिश्तों में अब वफ़ा नहीं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बिल्कुल ड्यू टाइम कर दी, मैंने कर दी। बहुत बढ़िया। तो अब मैं बुलाना चाहूँगी गाज़ियाबाद से हमारे बीच आई डॉक्टर सरिता गर्ग सरी जी को, वो अपना काव्य पाठ करें। सतमूला का बहुत बहुत चैनल का धन्यवाद। और स्वागत है। मैं डॉक्टर सरिता गर्ग सरी आपके सामने एक कविता अपनी प्रस्तुत करती हूँ द्रौपदी के विषय में, जो महाभारत में नारी का अपमान हुआ था और उनके पति तथा सभी लोग बैठे देखते रहे थे। जो गणमान्य व्यक्ति भी थे उन्होंने भी वह लाचार की भांति बैठे रहे। वह युग धरा से बीत गया, वह युग धरा से बीत गया, जिसमें कृष्ण अवतार हुआ। अब तो कलयुग का वास है, मानव मन भी त्रास है, मानव मन भी त्रास है। हर युग में पीड़ा झेली है, हर युग में पीड़ा झेली है, नारी ने सब प्रतिकारों से। हर युग में पीड़ा झेली है, नारी ने सब प्रतिकारों से। बनकर पौरुष भी, बनकर रहकर पौरुष भी, भागी भी, रहकर पौरुष का भागी भी,
दुर्बल हुआ उस प्रांगण में, दुर्बल हुआ उस प्रांगण में। अगर अग्निसुता के अपमान पर, अगर अग्निसुता के अपमान पर भीम ने गदा उठा ली होती, या अर्जुन ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा ली होती, प्रत्यंचा चढ़ा ली होती, तो भरी सभा में नारी का मान भंग ना हो पाता। बिल्कुल सही। तो भरी सभा में नारी का मान भंग ना हो पाता। परिवार जुए में लगाने वाला धर्मराज क्यों कहलाता, धर्मराज क्यों कहलाता। क्या वहाँ छलना हो रहा था, क्या वहाँ छलना हो रहा था। जो तुम धर्म पर अटके थे, जो तुम धर्म पर अटके थे, उस पापमयी स्थली पर तुम भी तो धर्म से भटके थे, तुम भी तो धर्म से भटके थे। शर्म से तुम लजाए थे और उसी नारी को जुए में लगा धर्मराज कहलाए थे। वहाँ भीष्म सहित सभी मान्य कायर की भांति बैठे थे, वहाँ भीष्म सहित सभी मान्य कायर की भांति बैठे थे। उस शरण मांगती नारी की सहायता में नपुंसक से बैठे थे, सहायता में नपुंसक से बैठे थे। जब केश खुले तो नारी के शोषण दृष्टि भवक उठी, जब केश खुले तो नारी के शोषण दृष्टि भवक उठी। फिर रक्त की प्यासी नारी की वो क्रोध ज्वाला धधक उठी, वो क्रोध ज्वाला धधक उठी। कर दिया समर्पित भगवन को, कर दिया समर्पित भगवन को, उसने ही लाज बचाई थी। बाकी तो दुष्ट दमनकारी दुष्टों ने सभा सजाई थी, दुष्टों ने सभा सजाई थी। जो इतनी पीड़ा सह सकती है, जो इतनी पीड़ा सह सकती है, तुम उसको अबला कहते हो, तुम उसको अबला कहते हो। वह अबला नहीं सबला नारी है, जो जन्म की पीड़ा सह सकती है, जो जन्म की पीड़ा सहती है। नमस्कार। बहुत बढ़िया, शानदार। बहुत बढ़िया। वो अबला नहीं सबला है, जो जन्म की पीड़ा सह सकती है। अब हम उस चरण में चलते हैं, कार्यक्रम के अंतिम चरण में। कार्यक्रम में आज हम मिलने जा रहे हैं लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार, सुप्रसिद्ध साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी, आप अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में आप केंद्रीय मंत्री रहे। आप वर्तमान में आप बिहार विधान परिषद के आप सदस्य हैं और प्रमुख साहित्यकार हैं। और आपने अनेक जीवन के छात्र जीवन से आपने उतार चढ़ाव देखे हैं। आप भाजपा में भी कई जिम्मेदारियां रही और आपका एक नाम बहुत तेज तर्रार सांसद के रूप में जाना जाता रहा है। आप तेज तर्रार केंद्रीय मंत्री रहे हैं। मैं सतमोला कवियों की चौपाल की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारे साथ में उपस्थित हैं अखिल भारतीय साहित्य परिषद दिल्ली प्रदेश के पूर्व महामंत्री और प्रचार विभाग के इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र पत्रिका के टोली के सदस्य श्री मनोज शर्मा जी। अब मैं जिनसे आपको मिलवाने जा रहा हूं वह है देश के लिए प्रतिष्ठित इतिहासकार डॉक्टर प्रमांशी जयदेवा। आप पटना से हैं, आप वहाँ महाविद्यालय में आप शिक्षण कार्य में आप लगे हुए हैं। साथ ही साथ आप हमारी भाभी भी होती हैं, अर्थात आप प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी की धर्मपत्नी हैं। मैं आपका अपने शो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे बीच में उपस्थित हैं श्री अक्षय कुमार अग्रवाल जी। आप सतमोला कवियों की चौपाल के आप मानद निदेशक हैं और इन प्रस्तुत साहित्य भारती में आप कोषाध्यक्ष का काम देखते हैं। मैं आपका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और अब मैं जिनको आमंत्रित करना चाह रहा हूं, मैंने उनका पूर्व में परिचय भी दिया। उनका नाम होता है प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी। डॉक्टर संजय पासवान जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूं। आप अपने पहले मन की बात करें, फिर मैं आपसे कुछ प्रश्न करूंगा
तो मैं बड़े ही आदर के साथ आमंत्रित करता हूं प्रोफेसर डॉक्टर संजय पासवान जी को। जी, आप सब दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है कि मैं कितना इस प्रोग्राम के प्रति उत्सुक था कि मेरी तबीयत खराब 5-6 दिन चल रही है, लेकिन फिर भी मैंने कहा कि प्रवीण जी ने आमंत्रण दिया है तो मुझे चलना ही चाहिए, और मैं इनसे परमिशन थोड़ा मांग के कि मैं थोड़ा पहले आ जाऊंगा। और जिन कवियों से मेरा मिलना हुआ और जिन कवियों को मैंने सुना, भले ही उनका नाम कम हो, लेकिन उन सबों में जो भाव देखा हमने, जो भावनाएं देखी हमने देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति, जो बदलाव की भावनाएं देखी हमने, और अद्भुत लगा मुझे। और इन लोगों को अगर कहा जाए कि नवोदित हैं, नव अंकुरित हैं, ये मैं नहीं मानूंगा, बल्कि उनमें अंकुरण हो चुका है, स्फुरण हो चुका है। और उनको सुनने के बाद ऐसा लगा, मुझे तो बड़ा अंदाज़ा नहीं था कि इतने काबिल लोग भी गांव देहात में, देखा मैंने मध्य प्रदेश से लोग आए हुए हैं, हमारे यूपी पूर्वोत्तर यूपी से आए हुए लोग हैं, देखा मैंने राजस्थान से लोग आए हुए हैं। तो ऐसे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि इन तमाम मेधावी लोगों को, मेधावी कवियों को एक साथ एकत्रीकरण की ज़रूरत है, और एकत्रीकरण से कैसे एकीकरण हो, इस काम में भाई प्रवीण जी लगे हुए हैं और हमारा साहित्य परिषद लगा हुआ है। एकत्रीकरण से एकीकरण हो, ध्रुवीकरण न हो, इसीलिए ये बड़ी बात हो रही है। मुझे लगता है कि एक बड़ा प्रयास चलेगा तो निश्चित तौर से ऐसे इन कवियों में से किसी को राजभाषा पुरस्कार मिलेगा, किसी को पद्मश्री अवार्ड मिलेगा, कोई कुछ और करेगा, या कोई कविता लिख के खुश होगा और उस समाज में बदलाव होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से एक समाज में बदलाव होता है। और जो कॉन्फिडेंस दे रहे हैं, हमने देखा कि आप एक दुपट्टा ही दे रहे हैं उन कवियों को, उन कवित्रियों को, तो वो लेने के लिए जो एक भाव जगा हुआ है उनके मन में कि सम्मान मिल रहा है, मुझे लगता है ये बड़ा काम साहित्य परिषद, साधना चैनल और भाई प्रवीण जी कर रहे हैं। इसीलिए ऐसे कार्यक्रम करने से निश्चित तौर से सबका मनोबल बढ़ता है और देश में एक ताकत बनती है। मैं आपकी पूरी टीम को, भाई प्रवीण भाई, बधाई देता हूं कि आपने एक बड़ा महत्वपूर्ण काम इस मौके पर उठाया है। और आज जब देश में प्रधानमंत्री जी, एक ऐसा प्रधानमंत्री जो देश को नंबर 1 बनाने में लगा हुआ है, आइए हम सब मिल करके कैसे कविता के माध्यम से, कविता भी एक विधा है, इस विधा से कैसे सामाजिक छटपटाहट से बाहर निकल सकते हैं, एक अच्छी नैरेटिव कर सकते हैं। ये कविता के माध्यम से एक अच्छा खासा हम लोग सामाजिक समरसता के, सामाजिक समता के, सामाजिक रूपांतरण के जो नैरेटिव कर सकते हैं, उसका काम करने का काम प्रयास कर रहे हैं भाई हमारे प्रवीण जी। मेरी पूरी शुभकामना सुभाषित है, इसलिए मैं आ भी गया। मैं अपने को रोक नहीं सका, मैं बीमार था, मेरा आवाज़ फंसा हुआ लग रहा है, और मैं आ गया। मेरी पूरी शुभकामना है, शुभेच्छा है कि कार्यक्रम दिन दुनिया चौगुनी आगे बढ़े। आदरणीय भाई साहब, अभी आपने जैसे कहा कि नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री, चाहे वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हों या हमारे पूर्व प्रधानमंत्री, हमारे हृदय सम्राट अटल बिहारी वाजपेयी जी हों। अटल बिहारी वाजपेयी जी तो स्वयं में एक बहुत श्रेष्ठतम कवि थे। उनकी मेरी क्या उन कविताएं आपने पढ़ी होंगी, मैंने उनके साथ और काम किया। वर्तमान में हमारे राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी भी, वो भी जब संसद में बहुत वातावरण कटु हो जाता है तो वो किसी ना किसी कवि की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए वो वातावरण को एक हल्का करने के, बड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं और उससे ठाके भी लगते हैं। तो कभी ऐसा भी प्रसंग आया अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कि जब ऐसा आपने संसद में आपने सहभागिता की, जब ऐसा वातावरण हुआ और उस समय साहित्य की क्या जिसको बोलते हैं ना, साहित्य का एक जो सुखद अनुभव कि साहित्य ने उस वातावरण को हास्य विनोद के माध्यम से, कविता के माध्यम से ऐसा वातावरण बदलने का अपनी सक्षमता दिखाई है। एक बार की बात है कि हाउस में बिहार में कुछ लोग मारे गए थे, तो हमने 0 आवर में क्वेश्चन उठाया था कि हाउस को चलना बंद करवाना चाहिए और हाउस न चले और बिहार में जो मरे हुए लोगों के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहिए। तो अटल जी हमारे प्रधानमंत्री थे, हमारे साथ थे, तो उन्होंने उठ के कहा कि भाई जिनको जाना था चले गए, जिनको जाना था चले गए, मगर अब तुम क्यों जा रहे हो?
अब हमको उन्होंने कहा कि तुम क्यों हाउस शो की जा रहे हो, और समस्याओं पे चर्चा हुई। हम लोग बैठे, बाइकआउट नहीं किया बिहार के एमपीज ने, तो इस बात से मतलब छोटी सी बात पे उन्होंने, फिर हम सब लोग बैठ गए, नहीं गए बाहर में, फिर चर्चा कुल मिला के 2 घंटे चर्चाएं उस बात पे हुई, और बाद में जो लोग उसके जिम्मेवार थे उसको पकड़े गए, और जो परिवार मारे गए थे उनको फिर मुआवजा मिला। तो मतलब ये कि इस ढंग से अपने छोटी छोटी बातों को कह करके, ठीक आपने कहा कि हाउस में एक कवि मन होता है तो कवि मन डी स्ट्रेस करता है, एक तनाव को कम करता है। वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री कवि ना है, लेकिन वो कविताओं का संकलन करके लाते हैं और हाउस को डी स्ट्रेस करते हैं, तनाव मुक्त करते हैं। तो एक तो ये क्षमता तो कविताओं में है, कवियों में है। इसलिए मुझे लगता है कि कवि को कविताओं का और इन विधा को और भारत के तरीके से या भारतीय शैली में कैसे और विकसित किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है, पूरी संभावना है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, मैं वैसे आपसे बिल्कुल सहमत हूँ। आप हमारे शो में आए, हमारे शो पे हमारे माननीय निदेशक अक्षय जी भी आए, हमारे शो पे मनोज शर्मा जी भी आए, इंद्रप्रस्थ संवाद केंद्र की पत्रिका के प्रतिनिधि के रूप में। मैं आप सभी सज्जनों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक आभार करता हूं। नमस्कार। सतमोला कवियों की चौपाल में मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगभग 20 वर्ष से ये सतमोला कवियों की चौपाल देश के जनता को नव कवियों से मिलाता रहा है, नए नए कवियों को यह मंच देता रहा है। इसके लिए पहले तो मैं बहुत साधुवाद दूंगा इनको। हमारा देश के जितने भी नौजवान कवि जो नए नवागंतुक आते हैं, उन्हें आमतौर पे कहीं और मंच नहीं मिलता जितना मंच सतमोला कवियों की चौपाल पे उन्हें पिछले दिनों मिला। देश में बहुत बड़े बड़े हस्ताक्षर आज सतमोला कवियों की चौपाल से निकल के देश के सामने आए हैं और अपना एक अलग पहचान बना के रखी हुई है। दीपावली का मौका आ रहा है, मैं सतमोला कवियों की चौपाल में जो अब तक रहा है, मैं चाहूँगा और दिन रात प्रगति करें। जैसे दिया, माटी का एक दिया रात में प्रकाश दिखाता है, इसी प्रकार सतमोला कवियों का चौपाल एक देश में पूरे देश को एक प्रकाशित करता रहेगा। इससे जुड़े हुए जो भी श्रोता हैं, हमारे नए कवि और देश की जनता, हमारे सैनिक भाई भी इनको सुनते हैं, उनको भी पूरा संदेश जाता है। यहाँ जो भी कवि हमने पहले भी सुने और आज भी जिनको सुनते हैं, हास्य हो व्यंग हो, अंत में जो संदेश देते हैं देश के लिए, समाज के लिए, उन पे यदि हम अमल करना शुरू कर दें तो मैं मानता हूँ कि साहित्य में, कविता के क्षेत्र में और देश की प्रगति के क्षेत्र में जो काम ये सतमोला कवियों को चौपाल का मंच कर सकता है, शायद बड़े बड़े नाम जो आज के दिन में हैं वो इतना नहीं कर पाएंगे। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। हम जो विद्यार्थी हैं, अपने जो देश में पढ़ रहे हैं बच्चे, उनमें से विद्यालयों से जो स्कूल में से निकलते हैं, वहाँ उनकी जो प्रतिभा का प्रदर्शन होता है, मैं उनको संदेश देना चाहूँगा कि यदि आप में जो प्रतिभा है कविता की, गीत की, हास्य व्यंग की, कहानी कहने की, चाहे किसी भी भाषा के हों, वो इस मंच से संपर्क करके अपना तो करेंगे ही और देश के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। इसी के साथ मैं दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सारे देशवासियों को इस मंच के माध्यम से देना चाहता हूं। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल मित्तल, चेयरमैन सतमोला ग्रुप। मैं जैसे आप सब लोग जानते हैं कि 2004 के अंदर मैंने सतमोला कवियों की चौपाल आरंभ करा परवीन आर्य के साथ मिलके। तो हमारा उद्देश्य दोस्तों यही था कि जो आज ये काव्य पाठ है, जो ये बुद्धिजीवी वर्ग जो ये सुंदर काव्य पाठ हम लोग करते हैं, तो वो धीरे धीरे आज के ज़माने में लुप्त ना होता जाए। जो आज मॉडर्नाइजेशन चल रहा है, जितना टीवी पे हम और भी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, तो ये ना हो कि हमारी पुरानी जो ये एक संस्कार थे, पुरानी सभ्यता थी, कविता पाठ था, वो धीरे धीरे ये लुप्त होता जा रहा था। तो इसीलिए हम दोनों ने मिलकर 2004 के अंदर सतमोला की कवियों की चौपाल आरंभ करी, जिसके अंदर हम ऐसा प्लेटफॉर्म देते रहे हैं जिसके अंदर नए से नए कवि, जो भी कवि काव्य पाठ है उसमें करना चाहे उसका स्वागत करते हैं हम लोग, उन्हें मौका देते हैं नए नए कवियों को। और आप लोगों से यही निवेदन है
कि जो भी, चाहे आप पहली बार काव्य पाठ करते हैं तो आप सतमोला कवियों की चौपाल के प्लेटफॉर्म पर आएँ, आप लोगों का स्वागत है। उसके अंदर आप अपनी मौलिक कविताओं को सुनाएं, उनके अंदर जो भी कमी होगी तो हमारे पुराने जो एक्सपीरियंस कवि हैं वो उनको सुधारेंगे और आपको और इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। आपसे निवेदन है कि सतमोला कवियों की चौपाल में आएँ और अपना काव्य पाठ करें। सतमोला कवियों चौपाल की ओर से निवेदन करना चाहता हूं, यदि आप भी कवि हैं, बाल कवि हैं या बाल कवित्री हैं, या आप 60 साल के भी नवांकुर हों, बड़े मैं वेदना के साथ कहना चाहता हूं, 70 साल के जो कवि हैं, श्रेष्ठ कवि हैं, आज भी उनको मंच उपलब्ध नहीं हो पाता और टीवी प्लेटफॉर्म तो हो ही नहीं पाता। ऐसी चीज़ में, अगर ऐसी परिस्थितियों में सतमोला कवियों की चौपाल एक आपके लिए संजीवनी है। सही मायने में आपके लिए ये एक आशा की किरण है। और मैं ज़रूर ये चाहता हूँ कि आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ें। टीवी शो में जुड़ने का एक बहुत अच्छा एक माध्यम है कि आप हमारे कार्यक्रम के लिए 5 वर्ष के सदस्य बने। आप 6-6 महीने के अंतराल में आप हमारे टीवी शो पे पधार सकते हैं, आ सकते हैं। 5 वर्ष में यानी 10 बार आप काव्य पाठ कर सकते हैं। आप हिंदी ही नहीं, सभी भारतीय भाषा, जितनी भी भारतीय संविधान में स्वीकृत भारतीय भाषाएं हैं, आप उनमें काव्य पाठ कर सकते हैं। चाहे वो आपकी आंचलिक बोली हो, भोजपुरी हो, मैथिली हो, चाहे ब्रिज हो, चाहे अवधी हो, चाहे खड़ी बोली हो, चाहे वो कोई सी भी आंचलिक बोली हो, चाहे वो कुमाऊनी हो, आप उसमें भी काव्य पाठ कर सकते हैं। और आप अपने को अधिक से अधिक दर्शकों तक आपकी कविता पहुंचेगी। तो अगर आप हमारे टीवी शो के साथ जुड़ना चाहते हैं कविता पाठ के माध्यम के लिए, तो टीवी स्क्रॉल पे चल रहा नंबर 9711182183 पर आप हमारी टीम से संपर्क कर सकते हैं। तुरंत हमारी टीम आपको उत्तर देगी। और इसी प्रकार आप हमारे साथ हमारे टीवी शो सतमोला कवियों की चौपाल के साथ जुड़े रहें। निरंतर हर रविवार को आपसे मिलते रहेंगे। अगले रविवार फिर मिलते हैं सतमोला कवियों की चौपाल में। भूली, मैं तेरे बच्चे का बाप बनने वाला हूँ, ये देख। ओ फुद्दू, एक गैस से भरा गुब्बारा अपनी माँ को दिखाइयो। लाइफ में कुछ बातों का बचना बहुत मुश्किल, और जब हो साथ सतमोला और उसका चटपटा टेस्ट, तो हर चीज बचेगी आसानी से। Satmola celebrates the release of Fukre 3 in theaters near you.